नमस्कार साथियों, मैं इंद्रजीत आप सभी का स्वागत करता हूं अपना ऑफिस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं आज जो वीडियो लेके आया हूं वो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे जो भी आगामी न्यूज़ है, जो अपडेट्स है, वो आपको समय पर मिल सके। दोस्तों, बेसिकली जो आम जीवन में हम बात करते हैं, जो कर्मचारी होते हैं उनकी अगर बात करता हूं मैं, तो बेसिकली जो राजस्थान सेवा नियम है उनके बारे में हमारे काफ़ी जो सरकारी कर्मचारी जो बंधु है उनको नॉलेज नहीं होता, और इस वजह से काफ़ी बार उनको जो समस्याओं का सामना करना पड़ता है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो उनकी जानकारी क्या होती है, अक्सर कम होती है। जो राजस्थान सेवा नियम है उनमें उनकी जानकारी कम होती है और वो ध्यान देते भी नहीं है। जबकि क्या होना चाहिए दोस्तों, ध्यान देना चाहिए, क्योंकि राजस्थान सेवा नियम के जो अपने दैनिक जीवन में जो सरकारी सेवा में काम आने वाले नियम होते हैं उनके बारे में तो अपने कम से कम पता होना ही चाहिए दोस्तों। तो चलो बढ़ता हूँ मैं आगे। तो दोस्तों, इसलिए मैं आज आपके लिए एक नया वीडियो नए अंदाज में लेकर आया हूँ। वो है राजस्थान सेवा नियम के जो नियम है, उपार्जित अवकाश संबंधित जो नियम है उनके बारे में बात करने वाला हूँ दोस्तों। यानी कि जो उपार्जित अवकाश संबंधी जितने भी नियम है उनका बारीकी से हम यहाँ पे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, उस पर एक एक बिंदु पे चर्चा करेंगे। बिल्कुल आपके जो जितने भी नियम है उपार्जित अवकाश संबंधी सारे आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। कोई भी डाउट आपके नहीं रहेगा कि उपार्जित अवकाश कैसे मिलती है, क्या मिलती है, क्या होती है, कैसे होती है, सब कुछ सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा, लेकिन यूज़फुल होगा आपके लिए, हेल्पफुल होगा आपके लिए, नॉलेज बढ़ाने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों चलते हैं हम बिंदु की तरफ। हमारा जो आज का बिंदु है उपार्जित अवकाश। तो दोस्तों, मैं बात कर लेता हूँ उपार्जित अवकाश के बारे में कि उपार्जित अवकाश क्या होती है। तो दोस्तों ठीक है, चलते हैं। राजस्थान सेवा नियम है, तो राजस्थान सेवा नियम के नियम 91 के उसके अनुसार उपार्जित अवकाश क्या होती है, कर्मचारियों को मिलती है। अब कौन से कर्मचारी, जो स्थायी है या अस्थायी है? अगर अस्थायी कर्मचारी है तो उनका विशेष कोई विवरण है उसमें, उस पद पे जब इनकी नियुक्ति हुई है तो उनके कहा गया है कि आप अस्थायी हो। जैसे मैं पहले कोर्ट में कार्यरत था तो वहाँ पे क्या होता है कि मेरा फिक्सेशन है वो लास्ट तक, जैसे कई बार रिटायर्ड जिसमें सीनियर्स वगैरह है उनका रिटायरमेंट है उस टाइम पे उनका फिक्सेशन होता है, क्योंकि काफ़ी डिपार्टमेंट है वहाँ पे कर्मचारियों का स्थायीकरण नहीं होता, जबकि उनका वेतन नियमितीकरण हो जाता है लेकिन स्थायीकरण नहीं होता। तो इसलिए तो बात कर लेता हूं मैं, जो स्थायी कर्मचारी अस्थायी कर्मचारी दोनों है तो उनको मिलती है एक कैलेंडर वर्ष में कितनी मिलती है दोस्तों, 30 दिन का मिलता है। एक वित्तीय वर्ष में एक कैलेंडर वर्ष में कितने दिन का उपार्जित अवकाश मिलता है उनको, 30 दिन का मिलता है। अब यहाँ पे मेरे जो काफ़ी शिक्षक बंधु है वो यूँ कह रहे हैं, यूँ सोच रहे होंगे, बोले सर हमें तो 15 मिलती है। जी बिल्कुल, आपको 15 मिलती है, लेकिन आपकी बात भी हम आगे करेंगे, बिल्कुल विस्तार से करेंगे आपकी बात। कोई ऐसी टेंशन लेने वाली बात नहीं। यहाँ पे जितने भी आपके डाउट्स है वो सारे यहाँ पे क्लियर होंगे। मैंने सारी चीज़ें आज बैठे बैठे जब मेरे दिमाग में आई, मैंने कहा क्या करना चाहिए, तो मैंने कहा उपार्जित अवकाश संबंधी जितने भी नियम होते हैं उनको काफ़ी समस्या आती है, तो वो सारे नियम एक जगह करके फिर बाद में एक वीडियो बनाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं। अब अगला बिंदु है वो है ख। इसी नियम का जो ख है, उपनियम है, उसमें है उपयुक्त क में उल्लेख होने वाले राजस्थान सशस्त्र पुलिस के सदस्य भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को छोड़कर जो भारतीय रिजर्व बटालियन में प्रतिनियुक्ति पर हो अथवा सरकार द्वारा समय समय पर परिभाषित देश की सीमाओं पर तैनात हो को एक कैलेंडर वर्ष में कितने दिन का उपार्जित अवकाश मिलता है दोस्तों, 42 दिन का उपार्जित अवकाश मिलता है। जी बिल्कुल, जो ये सेना के जो जितने भी ये कर्मचारी है जो जिनको प्रतिनियुक्ति पर लगा के रखते हैं, जिनको बॉर्डर्स पर लगा के रखते हैं, तो उनको एक कैलेंडर वर्ष में कितने दिन का उपार्जित अवकाश मिलता है दोस्तों, 42 दिन का उपार्जित अवकाश मिलता है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम। तभी तो आप देखते होंगे काफ़ी बार जो अपने कोई आसपास का कोई फौजी वगैरह होता है तो आता है तो 2-3 महीने रुकता है घर पे, तो इसी उपार्जित अवकाश के वजह से रुकता है वो घर पे आराम से। तो अब बात कर लेते हैं आगे। एक राज्य कर्मचारी अपने अवकाश लेखों में अधिकतम 300 दिनों का उपार्जित अवकाश क्या कर सकता है दोस्तों, जमा कर सकता है। मतलब जब तक उसका सेवाकाल है, उस सेवाकाल में उसकी जो पीएल है उसके खाते में अगर मान लो आज 295 है और अब पिछले साल की पीएल अगर जोड़नी है उसमें, तो वो केवल उसमें 5 ही जोड़ी जाएगी, ना कि 15 जोड़ी जाएगी या 30 जोड़ी जाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी पीएल है जो 300 से ज़्यादा किसी भी सूरत में नहीं होनी चाहिए दोस्तों। ये थी बात। अब अगला बिंदु है वो है राजस्थान सशस्त्र पुलिस के सदस्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को छोड़कर जो भारतीय रिजर्व बटालियन में प्रतिनियुक्ति पर हो को लोक सेवा के हित में उस द्वारा आवेदित उपार्जित अवकाश को पूर्णतः या अंशतः कारण आधार बताते हुए लिखित में अस्वीकृत कर दिया जाता है, तो वह अपने अवकाश लेखे में उक्त अस्वीकृत अवकाश को 300 दिन की अधिकतम सीमा के अतिरिक्त जमा रख सकेगा।
इसको मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहूँगा। जैसे काफ़ी बार जो कोई भी अवकाश मिलता है वो दोस्तों अपना अधिकार नहीं होता, वो हमारा अधिकार नहीं है कि हम उसका अवकाश पर रहे। अगर अपने उच्चाधिकारियों को या नियंत्रण अधिकारी को, डिपार्टमेंट को अगर अपनी ज़रूरत है तो अपने को किसी भी समय अपना जो अवकाश है, जो अगर अपन अवकाश पे चल रहे हैं तो उस अवकाश को निरस्त करके हमें सेवा पे हाजिर होने के लिए आदेशित कर सकते हैं। और बिल्कुल दोस्तों हमें हाजिर होना पड़ेगा। तो यहाँ पे बात कर लेता हूँ मैं, राज्य कर्मचारी जितने भी हैं उनके लिए 300 से अधिक जमा नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पे 300 से अधिक किन के लिए जमा हो सकती है वो बात कर लेता हूँ मैं। अगर जो सेना के जो ये जवान है, जो बटालियन वगैरह जो है ये प्रतिनियुक्ति पे होते हैं और जब बॉर्डर पे तैनात होते हैं, मान लो वो छुट्टी पे गए हुए हैं या छुट्टी पे जा रहे हैं, तो उन्होंने एप्लीकेशन दी और जैसे एप्लीकेशन दी अधिकारी ने कोई कारण बताते हुए उस एप्लीकेशन को अस्वीकृत कर दिया, बोले नहीं आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। अब दोस्तों उनके अभिलेख में है, जो सेवा अभिलेख में है, जो पीएल थी वो ऑलरेडी 300 के करीब थी। अब जैसे इनकी 300 से ऊपर होगी तो आपके दिमाग में है कि यार जोड़ी जाएगी नहीं जोड़ी जाएगी, तो बिल्कुल ये वाला जो आधार है, इस आधार पे अगर उनको मिलती है, अगर हुई है, उनकी अस्वीकृत की है तो 300 से ऊपर होगी तो भी उसमें क्या होगी, जोड़ी जाएगी दोस्तों। अब है यहाँ पे मेरे शिक्षक साथियों के बारे में बात आ गई कि साक्षरता कार्यक्रम में भाग लेने वाले शिक्षकों को अधिकतम कितने दिन का उपार्जित अवकाश मिलेगा दोस्तों? 15 कौन सा है? 15 तो है जो साल का, जो पूरे वर्ष की जो 15 पीएल मिलती है वो है। और जो 15 से अधिक ये कौन सी है? एक्स्ट्रा है, जो ग्रीष्म अवकाश के समय उनसे काम करवाया जाता है, उसके बदले उनको 15 दिवस का अधिकतम उपार्जित अवकाश मिलता है। और वो कितने कार्य दिवस के बदले मिलता है? 3 कार्य दिवस के बदले 1 उपार्जित अवकाश क्या होता है उनको दे होता है। अब ये एक कैलेंडर वर्ष में कितना होगा दोस्तों? अधिकतम कितना होगा? 15 होगा। उक्त अवकाश ग्रीष्म अवकाश समाप्ति पर पीओ या सीबीओ इत्यादि या जो भी अधिकारी है, उनके उच्चाधिकारी है, उनके द्वारा अवकाश स्वीकृति का आदेश जारी कर उनके जो है पीएल जोड़ने के आदेश किए जाएंगे। तो ये कौन से हैं? जो ग्रीष्म अवकाश में जो एक्स्ट्रा वर्क किया किनके द्वारा? शिक्षक के साथियों के द्वारा, तो उनको ये एक्स्ट्रा पीएल मिलती है। और ये कितनी हो सकती है? मैक्सिमम 15 हो सकती है, मैंने पहले बात की। अब अगला सवाल है हमारा, पीएल कब जोड़ी जाती है? अब पीएल अगर मैं बात करूँ, मेरी बात करूँ, जैसे मैं एलडीसी की पोस्ट पे अगर मेरा पीएल अगर जोड़नी हो मुझे तो मैं कब जोड़ूंगा? दोस्तों अधिकारी जो और जितने डिपार्टमेंट के जितने भी कर्मचारी हैं, मैं यहाँ पे शिक्षक साथियों की, शिक्षा विभाग के शिक्षक साथियों की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे जितने भी कर्मचारी हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो उनकी पीएल कब जोड़ी जाती है दोस्तों? जैसे वर्ष स्टार्ट हुआ, आज 1 जनवरी हुई, तो 1 जनवरी को 1 जनवरी से लेकर 30 जून तक की 15 पीएल जोड़ दी जाती है। मतलब यहाँ पे समझ रहे हो मैं जो कह रहा हूँ वो है, यहाँ पे क्या जोड़ी जाएगी दोस्तों? ये अग्रिम जोड़ी जाएगी। यहाँ पे कैसे जोड़ी जाती है? अग्रिम जोड़ते हैं किसमें? जितने भी और कर्मचारी है उनकी। और फिर बाद में 1 जुलाई से लेकर दिसंबर तक की कितनी होगी? 15 होगी। जबकि जो शिक्षक साथी है उनका कितनी, कब से कब तक जोड़ी जाती है दोस्तों? वो जोड़ी जाती है कब से? 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक उन्होंने काम किया, तो जैसे पूरा साल कंप्लीट हुआ, साल कंप्लीट होने के बाद में उनके 15 पीएल जो है खाते में जोड़ी जाती है, तो वो हो गई 15। अब जैसे यहाँ पे जो 15-15 के 2 भागों में जोड़ी जाती है, उसी आधार पर अगर राजस्थान सशस्त्र पुलिस कर्मियों के, अगर आरएससी वगैरह के जो कर्मचारी हैं उनकी बात करता हूँ मैं, तो उनकी भी 15 दिन की बजाय 21 दिन की जोड़ी जाती है। जबकि उनके जो टोटल है उनके साल में 42 जोड़ी जाती है, उसी आधार पे इनकी कितनी होगी? 15 6 महीने की 21। वो कैसे जोड़ी जाती है? अग्रिम जोड़ी जाती है दोस्तों। कैसे? एडवांस में जोड़ देते हैं। अभी यहाँ पे है उपार्जित अवकाश का 2 प्रकार से उपभोग किया जाता है। वो कैसे? पहला है उपार्जित अवकाश उपभोग, कर्मचारी द्वारा अगर छुट्टियाँ लेके कर्मचारी छुट्टियों पर कहे मैं तो घर जाऊँगा, मौज करूँगा, तो वैसे ले सकता है बिल्कुल, हाँ मौज तो करनी है। अब अगला है दोस्तों उपार्जित अवकाश समर्पण, पीएल सरेंडर करके। जैसे कर्मचारी आते हैं वो कहते हैं सर हमारा पीएल सरेंडर बिल बनवा दो। अब जो नए कर्मचारी होते हैं वो लगे होते हैं, वो सोचते हैं सरेंडर कौन सा सरेंडर कर रहा है, हमने सरेंडर तो पुलिस डिपार्टमेंट में सरेंडर जरूर करते हैं, फिल्मों में वो कहते हैं आप सरेंडर कर दो। वैसा नहीं है, यहाँ पे है उपार्जित अवकाश समर्पण। यहाँ पे उन्होंने 15 पीएल है वो समर्पित कर दी और कहा कि मुझे इन 15 दिवस को क्या चाहिए? मुझे नगद भुगतान चाहिए। तो उनके लिए नगद भुगतान का बिल बनाया जाता है और उनको भुगतान किया जाता है। अब यहाँ पे है अगला, एक राज्य कर्मचारी द्वारा किसी वित्तीय वर्ष के लिए 15 दिवस के उपार्जित अवकाश के समर्पण पर नगद भुगतान के आवेदन पर उसके अवकाश लेखे में प्रत्यक्ष से जोड़े गए उपार्जित अवकाश समायोजित करने के उपरांत अवकाश का समायोजन किया जाएगा। जैसे उन्होंने 15 दिन का समर्पण के लिए अवकाश समर्पण के लिए एप्लीकेशन दी, आवेदन दिया, तो उनके उपार्जित अवकाश के जो पहले के जो रिमेनिंग बैलेंस था उसमें से बैलेंस में से ये 15 दिवस क्या कर दिए जाएंगे? कम कर दिए जाएंगे दोस्तों। तो ऐसे 15 दिवस उससे कम हो जाएंगे। अब से उपार्जित अवकाश का समर्पण पर सेवा पुस्तिका में होने वाला इंदिराज कैसे होता है दोस्तों? सेवा पुस्तिका में 2 पार्ट होते हैं।
जो लास्ट की तरफ से जो पार्ट होता है पीछे की तरफ से, वो होता है लीव अकाउंट नाम से। तो उस लीव अकाउंट नाम में अकाउंट सेक्शन में यहाँ पे लिखते हैं, ये वाला दाखिला लगाते हैं हम उसमें। जैसे मैंने तो मेरे ऑफिस में सील बनवा रखी है, तो मैं सील लगा देता हूँ, उसमें आदेश वगैरह है जो लिख के, और आहरण वितरण अधिकारी है जो DDO है उसके साइन करवा लेता हूँ। तो हमारे तो सील से है, जबकि जिनके जो शिक्षक खाते वगैरह और कोई कर्मचारी है जो सील नहीं है उनके, तो उनके क्या दाखिला लगाना है दोस्तों, वो लगाएंगे कार्यालय आदेश दिनांक द्वारा, ये आदेश क्रमांक हो गए, जो हम आदेश अलग से प्रत्यक्ष निकालते हैं, मैं उसका भी फॉर्मेट आपको अवेलेबल करवा दूंगा। तथा वित्तीय वर्ष लिखना है, कौन से वित्तीय वर्ष में उसको भुगतान किया जा रहा है। दोस्तों ध्यान रहे, एक वित्तीय वर्ष में केवल एक बार ही हम समर्पित अवकाश का नगद भुगतान उठा सकते हैं। मैं 15 दिवस उपार्जित अवकाश समर्पित कर नगद भुगतान किया गया, यहाँ पे साइन करवा दो, काम खत्म। ठीक है, अगला है स्थानांतरण पर दे उपार्जित अवकाश। स्थानांतरण पर उपार्जित अवकाश मिलता है नहीं मिलता है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। राजस्थान सिविल सेवा पदभार ग्रहण काल नियम 1981 के नियम 5 उपनियम 4 के अनुसार अधिकतम 15 दिवस तक के देय स्वीकार्य पदभार ग्रहण काल के पूर्ण उपयोग किए बिना ही जब एक कर्मचारी अपने नवीन पद पर पदभार ग्रहण कर लेता है, तो उनके उपार्जित अवकाश के लेखों में वह अनुपयोजित पदभार ग्रहण अवधि के समान उपार्जित अवकाश क्या कर दिए जाते हैं दोस्तों, जोड़ दिए जाते हैं। अब ये कैसे, यहाँ पे लगभग भाषा इजी थी, इतनी कोई ज़्यादा क्लिष्ट भाषा नहीं थी। वैसे राजस्थान सेवा नियम की भाषा है जो क्लिष्ट है, समझने में काफ़ी दिक्कतें आती है, इसलिए मैं एक एक बिंदु आपके सामने क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लो मेरी आज यहाँ से मेरे को ट्रांसफ़र के ऑर्डर हुए और मुझे यहाँ से जयपुर से जोधपुर लगा दिया। अब मुझे यहाँ से आज मेरे DDO ने मुझे यहाँ से रिलीव कर दिया। अब मेरे पास टाइम है, मैं उस टाइम का उपयोग करके मैं मेरे जो सामान वगैरह थे, मेरे जो रूम वगैरह शिफ्ट करना था, मकान शिफ्ट करना था, बच्चों को ले जाना था, परिवार को लाना था, ले जाना था, तो उसके लिए मेरे पास टाइम है कि मैं आप आराम से जाके वहाँ पे ज्वाइन कर सकता हूँ। लेकिन नहीं, मैं यहाँ से बैठा शाम को ट्रेन में, अगले दिन सुबह पहुँचा जोधपुर में, मैंने वहाँ पे क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। अब यहाँ पे जो मैंने जो पदभार ग्रहण का जो काल था, जो समय था, उसका उपयोग नहीं किया, मैंने डायरेक्ट सीधा जाके ज्वाइन कर लिया, तो मुझे उसके बदले जो PL मिलती है उसे बोलते हैं स्थानांतरण पर देय उपार्जित अवकाश। और वो कितनी होती है दोस्तों, मैक्सिमम होती है कितनी, 15। तो ये 15 PL हो गई दोस्तों। आगे बात करते हैं, किंतु कर्मचारी को उपार्जित अवकाश के लेखों में बकाया अवकाश तो उक्त प्रकार के जोड़े गए अनुपयोजित काल ग्रहण काल की अवधि दोनों मिलाकर 300 दिवस के उपार्जित अवकाश से अधिक नहीं होगी। दोस्तों जो मैंने पहले बताई थी वही बात है यहाँ पे कि 300 उपार्जित अवकाश से ज़्यादा किसी भी सूरत में नहीं होगी खाते में। और जो एक स्पेशल कंडीशन थी वो मैंने यहाँ पे बता दी आपको कि कब 300 से ज़्यादा हो सकती है। अब अगला है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सभी के लिए नॉलेज के लिए ध्यान में रखने योग्य बातें होती है। क्या कोई कार्मिक असाधारण अवकाश पर रहता है तो PL देयता पर कोई प्रभाव पड़ता है? यदि हाँ तो क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों जो प्रभाव पड़ता है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं हम। कर्मचारी किसी कैलेंडर वर्ष की एक 6 माही में, कितने, जैसे 6 माही का 2 हो गए, 2 पार्टीशन हो गए, तो पहला जो 6 माही है उसमें असाधारण अवकाश पर रहता है। असाधारण अवकाश को हम विदाउट पे लीव भी बोलते हैं, जिनको आप बोलते हैं मैं WPL रहा हूँ, अवैतनिक अवकाश पर रहा हूँ, वो उसी अवकाश के बारे में बात कर रहा हूँ। रहता है तो उसके उपार्जित अवकाश के खाते में प्रत्येक असाधारण अवकाश का मतलब हुआ जिसपे आपको कोई वेतन नहीं दिया जा रहा है, में प्रत्येक 10 दिन के असाधारण अवकाश पर 1 दिन का उपार्जित अवकाश क्या कर दिया जाता है दोस्तों, कम कर दिया जाता है, जिसकी सीमा 15 दिन से अधिक नहीं होगी। और तथा सशस्त्र पुलिस कर्मियों के मामले में 21 दिन से अधिक नहीं होगी। अन्य किसी प्रकार के अवकाशों के उपभोग पर उपार्जित अवकाश कम नहीं किए जाएंगे। मतलब अगर मान लो कोई कर्मचारी 6 महीने की स्टार्टिंग के 6 महीने वाले में पीरियड में मान लो 20 दिन असाधारण अवकाश पर रहा हो तो उसके 2 उपार्जित अवकाश कम कर दिए जाएंगे। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, एक और है जो डाउट है वो हमारे दिमाग में, वो है यदि असाधारण अवकाश की अवधि 10 दिन से कम हो तो क्या किया जाए? बिल्कुल अगर 10 दिन से कम होगी आपकी अवधि तो 10 के गुणांक में न होने की स्थिति में उसके उपार्जित अवकाश लेखों में से कितने अवकाश कम किए जाएंगे? दोस्तों वो कैसे कम किए जाएंगे, इसके संबंध में वित्त विभाग ने स्पष्ट किया कि असाधारण अवकाश मान लो 10 दिन से कम है तो कम अवधि का होने तो 10 दिन के गुणांक में नहीं होने पर 5 से 10 दिन के असाधारण अवकाश के लिए 1 उपार्जित अवकाश कम कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा दोस्तों? 1 उपार्जित अवकाश कम कर दिया जाएगा तथा 5 से कम यानी 4 दिन तक के असाधारण अवकाश पर उपभोग पर उपार्जित अवकाश लेकिन उपार्जित अवकाश कम नहीं किए जाएंगे। राजस्थान सेवा नियम 91(2)(b) के B में यह उल्लेख है। अब यहाँ पे एक अपन काफ़ी बार सुनते हैं, अपने जो सीनियर्स वगैरह है वो कहते हैं कि हम 15 दिसंबर से 1999 से 16 फरवरी 2000 तक के बीच में हमारे कर्मचारियों की बहुत बड़ी हड़ताल हुई थी और लगभग 2 महीने का टाइम था ये, जिस टाइम पे कर्मचारियों ने पेन डाउन कर दिया था, बोले हम काम नहीं करेंगे। तो उस टाइम पर राज्य सरकार ने इस आदेश का हवाला देके यूँ कहा
ये आदेश वहाँ पे लागू किया था, ये आदेश इस नियम के द्वारा वहाँ पे लागू किया और कहा गया कि नो वर्क नो पेमेंट, मतलब आप कोई काम नहीं कर रहे तो आपको कोई पेमेंट नहीं मिलेगा, और आपको पेमेंट नहीं मिल रहा तो ये अवकाश जो पेमेंट नहीं मिला तो वो ये टाइम है वो किसकी श्रेणी में आ गया दोस्तों, आप हो गए विदाउट पे। विदाउट पे मतलब अवैतनिक हो गए, तो अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया सभी कर्मचारियों का, और स्वीकृत किया तो उसी उनका 60 दिन का वेतनिक अवकाश हो गया, तो वहाँ पे क्या किया 6 पीएल उनकी क्या कर ली, काट ली। जैसे मान लो किसी की 30 पीएल है तो उसमें 6 पीएल कम कर दी, उन्होंने बाकी है उसमें जोड़ दी। तो ये था यहाँ पे इस नियम के थ्रू जो कटौती हुई थी पीएल की, वो मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। अब आगे हैं एक साथ लगातार कितने पीएल स्वीकृत हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये भी सवाल बिल्कुल अच्छा है, होना भी चाहिए, इस बारे में जानकारी होनी चाहिए सभी को कि अगर मान लो कोई कर्मचारी है वो घर जा रहा है या कोई स्टडी पे जा रहा है तो वो स्टडी अवकाश नहीं लेके वैसे नॉर्मली पीएल है उसके पास, तो वो कहता है मुझे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी है और 2 महीने में पीएल पे जा रहा हूँ। अब यहाँ पे अधिकतम पीएल कितनी स्वीकृत कर सकता है डीडीओ, उसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। जो नियंत्रण अधिकारी है, कंट्रोलिंग ऑफिसर है, वो अधिकतम कितनी कर सकता है दोस्तों, वो है सेवा नियम 59 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए एक राज्य कर्मचारी को एक समय में अधिकतम 120 दिन का उपार्जित अवकाश क्या किया जा सकता है दोस्तों, स्वीकृत किया जा सकता है। 120 दिन की बात होगी। अब यहाँ पे बात कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे ये स्थायी कर्मचारी की बात हो रही है, वो स्थायी कर्मचारी को पीएल मिलती है, मैंने आपको पहले बता दी। अब यहाँ पे कर लेता हूँ बात, अगर 120 दिन से ज़्यादा चाहिए मुझे, मान लो मेरे खाते में 300 पीएल है, 180 200 पीएल है, 180 है, तो मैं चाहूँ कि मुझे 180 पीएल मिले। अब वो मेरे चाहने से तो मिलेगी नहीं, अब वो कब मिलेगी, जब मेरे मान लो कोई ऐसी कंडीशन हो, मेरे ऐसी परिस्थिति हो जिसमें कोई मान्यता प्राप्त जो सैनिटोरियम है अस्पताल में कोई टीबी, कैंसर कोड अथवा मानसिक रोग के निदान की चिकित्सा के लिए आवश्यक हो, और वो लिख के दे कि हाँ इनको 300 दिन तक की पीएल उपार्जित अवकाश है, वो इनको छुट्टियाँ चाहिए तो इनके रेस्ट के लिए चाहिए, तब 300 दिन का उपार्जित अवकाश क्या कर सकते हैं दोस्तों, स्वीकृत किया जा सकता है। और वो अधिकतम कितना हो गया, 300 हो गया। दोस्तों यहाँ पे बात कर लेता हूँ मैं, 300 से पहले कितने का प्रावधान था दोस्तों, पहले प्रावधान था 91 के आसपास 180 पीएल है जो मैक्सिमम हो सकती है इस उक्त कंडीशन में, मतलब ये जो मानसिक ये बीमारी वाली कंडीशन में जो हॉस्पिटल लिख के देता है उसकी। फिर वहाँ पे क्या किया, 91 में 180 की जगह 240 कर दिया, और फिर 96 में 240 से 300 कर दिया, 96 में 240 से 300 कर दिया, और जो 198 से है जो अभी तक ये 300 वाला ही रूल है वो लागू है, तो अधिकतम 300 कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगला सवाल है, वो अगली है जो नियम है उसमें है, एक राज्य कर्मचारी के द्वारा पद त्याग करने, अस्थायी सेवा समाप्ति पर, सेवा से निष्कासित अथवा बर्खास्त करने पर, सेवा मुक्त करने पर, अथवा सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाने पर, अथवा सेवा निवृत्त होने पर कर्मचारी को देय या स्वीकार्य उपार्जित अवकाश की गणना के लिए 1 जनवरी अथवा 1 जुलाई जैसी भी स्थिति हो वाली 6 माही सेवा में प्रतिपूर्ण माह की 2.5 दिन तथा आरएसी के मामलों में 3.5 दिन की दर से उक्त घटना तक की सेवा के आधार पर गणना क्या की जाएगी दोस्तों, गणना की जाएगी, क्या की जाएगी, गणना की जाएगी। गणना करते समय उस माह के अंतिम दिन तक की गणना की जाएगी जिसमें कर्मचारी उपयुक्त में से किसी घटना के कारण सेवा से संबंध विच्छेद करता है। इसका अर्थ क्या हुआ, जैसे मान लो मेरा रिटायरमेंट है इसी अप्रैल में, अब अप्रैल में मेरा 5 तारीख को रिटायरमेंट है, अब मुझे पीएल है वो 31 अप्रैल या जो भी 30 अप्रैल जो भी महीने का आखिरी दिन है उस दिन तक की गणना की जाएगी, और मेरे खाते में क्या की जाएगी, पीएल जोड़ी जाएगी, चाहे मैं रिटायर्ड हूँ या सेवा से बर्खास्त किया जाएगा या निष्कासित किया जाए, लेकिन जिस दिन से सेवा से विच्छेद हुआ हूँ उस महीने के अंतिम दिनांक तक का उसमें पीएल जोड़ने में कैलकुलेशन है, जो गणना होगी तो उसमें पूरे टाइम की गणना होगी उस महीने वाली। आगे बात कर लेता हूँ मैं, नियम 91A, सेवा में रहते उपार्जित अवकाशों के एवज में नगद भुगतान राज्य कर्मचारी एक वित्तीय वर्ष में जो कि 1 अप्रैल से आरंभ होगा अधिकतम 15 दिवस तक का उपार्जित अवकाश समर्पित करके उनके एवज में समर्पित किए गए अवकाश अवधि का नगद भुगतान क्या कर सकेगा दोस्तों, प्राप्त कर सकेगा। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ दोस्तों, जैसे कोई कर्मचारी है वो अपने किसी भी वित्तीय वर्ष में जो उसके पास पीएल अवेलेबल है उसमें से 15 पीएल को समर्पित कर उसका नगद भुगतान लेने के लिए एप्लीकेशन देता है डीडीओ को, तो डीडीओ उसके अवकाश स्वीकृत कर और उसके नगद भुगतान कर देता है उसको। तो ये हो गए, यहाँ पे पीएल सरेंडर वाली बात हो रही थी। अभी जो नगद भुगतान है ये कौन स्वीकृत कर सकता है और कब कर सकता है, मान लो नगद भुगतान के लिए किसी वित्तीय वर्ष में जिस कार्मिक ने कोई प्रार्थना पत्र दिया हो तो उसी प्रार्थना पत्र की दिनांक में कर्मचारी के लेखों में जो खाता है, अकाउंट बैलेंस है जो पीएल का, तो उसमें से क्या कर दी जाएगी, कम कर दी जाएगी अर्थात डेबिट कर दी जाएगी। अब इसको स्वीकृत कौन करता है दोस्तों, पीएल सरेंडर जो उपार्जित अवकाश समर्पित अवकाश का जो भुगतान करता है वो कौन करता है, वो है जो पीएल
स्वीकृत कर सकता है, वही क्या कर सकता है, सरेंडर बिल भी है वही बना सकता है। तो उसी के साइन से बिल बनेगा सरेंडर बिल अर्थात समर्पित अवकाश का, और 15 दिवस का उसको क्या होगा, भुगतान होगा। अब आगे बात कर लेता हूँ मैं। समर्पित किए गए अवधि का उपार्जित अवकाश वेतन की राशि में महंगाई भत्ते के नियम 97 में दिए प्रावधानों के अंतर्गत गणना प्रार्थना पत्र में दिए जाने के दिन से की जाएगी। अवकाश वेतन एवं महंगाई भत्ते की फ्लावट के प्रयोजनार्थ माह का अभिप्राय 30 दिवस से होगा। अब यहाँ पे जब साथी कोई बिल बनाते हैं, काफ़ी बार ग्रुप्स में मैसेज भी आता है मेरे पास कि सर जो पीएल का बिल बनाते हैं, पीएल का सरेंडर का बिल बनाते हैं, तो उसमें किसी कार्मिक की जैसे बेसिक है 22,000, अब 22,000 है तो उसकी गणना 15 दिवस के किस आधार पे होगी, उसका 15 दिवस का वेतन किस हिसाब से निकाला जाएगा। सर महीना 30 दिन का होता है, भी 31 दिन का भी होता है। दोस्तों कोई 31 हो या 30 हो, पीएल सरेंडर में हमेशा महीना 30 दिन का काउंट होता है, 30 दिन मानते हैं अपन, और 30 दिन के हिसाब से 15 दिवस का बेसिक निकालते हैं। अब जैसे मान लो किसी कर्मचारी की बेसिक है 22,000 है, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, उदाहरण देकर आपको समझा देता हूँ। किसी कर्मचारी की बेसिक 22,000 है, तो यहाँ पे उसकी 15 दिवस की कितनी होगी, 30 होगी, किस 11,000 होगी, किस आधार पे, 30 दिवस के आधार पे, है ना, 30 ही मानना है सरेंडर के टाइम पे। अब यहाँ पे जो उसको, अब काफ़ी लोग यूँ कहते हैं, कभी बार मैं बिल बनाता हूँ और नया कर्मचारी होता है, इसको पता नहीं होता उपार्जित अवकाश के बारे में, सरेंडर के बारे में, तो वो कहता है सर मेरे GA 55 में सरेंडर बिल में मेरा HRA नहीं आया। तो भाई HRA नहीं मिलता, आपको HRA नहीं मिलता सरेंडर बिल में, केवल आपको बेसिक और बेसिक का जितना भी जो DA रेट चल रही है वो DA रेट मिलती है, इस आधार पे आपका भुगतान होता है। तो जैसे मान लो यहाँ पे बेसिक 22,000 है, तो उसको डिवाइड बाई 2 करना, और 11,000 आ गया, और 11,000 का 34% जो DA होता है उससे को जोड़ के जो अमाउंट होगी वो सरेंडर बिल में बनती है। सरेंडर बिल बनाने का जो प्रोसीजर है पे मैनेजर पे कैसे बनाते हैं उसका भी मैं वीडियो डाल दूंगा अलग से, लेकिन यहाँ पे इस बारे में बात कर लेते हैं अपन। तो यहाँ पे 34% हो गया। अब यहाँ पे काफ़ी बार दिक्कतें आती है, जैसे मान लो अभी वर्तमान सरकार के द्वारा 30 मार्च के आसपास, 28 मार्च के आसपास मेरे ख्याल से आदेश आए थे DA वृद्धि के 31 to 34% के आधार पे। अब यहाँ पे मान लो मैंने 10 जनवरी को यहाँ पे अप्लाई कर दिया और मेरा 10 जनवरी को सरेंडर बिल बन गया, तो उसमें तो मेरे 31% के आधार पे आई थी जो DA है रेट। तो अगर 31% के आधार पे आई है और DA उस टाइम पे प्रचलित जो रेट है, अगर उसके आधार पे आपका नहीं बना सरेंडर बिल, तो आप DDO को बोल सकते हो, बोले सर हमारा जो PL सरेंडर बिल का है जो वो एरियर है वो भी हमारा बनावे, तो वो आपका बिल बना के प्रोसेस कर देंगे और आपका भुगतान हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, और आशा करता हूँ जो आज की जितने भी न्यूज़ थी, जो अपडेट्स थी, जो उपार्जित अवकाश संबंधी जितने भी रूल्स थे वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे और आपके नॉलेज को इंक्रीज़ किया होगा। बिल्कुल अच्छे से मैंने एक एक बिंदु अच्छे से समझाया है। आशा करता हूँ आप अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर पाए होंगे। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप जो वीडियो है उसको और भी अपने साथियों के साथ में साझा करें, जिससे जिन साथियों को ज़रूरत है उनको भी ये जो जानकारी है उनको मिल सके। और जो वीडियो है मेरा उसको लाइक करें। मिलता हूँ फिर मैं आपके साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।